जय हिंद। आज से क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है और क्लास 12 के सिलेबस में ये जो कोर्स है इसको हम लोग टोटली कंप्लीट करेंगे और ये कोर्स हम 100 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 100 डेज में नहीं, 100 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट होगा और ये वीडियो लेक्चर आपको टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। तो पहला चैप्टर है क्लास 12 का जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर देखें जिसको आज हम लोग स्टडी करेंगे तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए, रिलेशन और फंक्शन समझने के लिए हमें कुछ चैप्टर को जानना बहुत जरूरी है। अगर वो चैप्टर हमको पहले से आता रहेगा, पहले से समझ में रहेगा, तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ना आसान हो जाएगा। अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो हमें बता दे रहा है। जैसे इसमें रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए हमें क्लास 11th का रिलेशन आना चाहिए। क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद क्लास 11th का एक चैप्टर था सेट्स, तो ये इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आपको क्लास 11 का सेट्स और रिलेशन फंक्शन पता है तो क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल रिलेशन पढ़ेंगे क्लास 12 का, और क्लास 12 का रिलेशन कंप्लीट करने के लिए हम क्लास 11 की सेट्स को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सेट्स हमने पढ़ा दिया है। अब हम बात किसकी करेंगे? रिलेशन की। तो सेट्स आप क्लास 11 के वीडियो लेक्चर में जाकर हम देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशन की। तो सबसे पहले हम 11 का रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम 12 का रिलेशन देखेंगे। देखिए, जो रिलेशन या फंक्शन, रिलेशन फंक्शन चैप्टर है वो 11th और 12th वाले में जो चैप्टर है उसमें 11 का पूरा 11th आ जाता है। 11th की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके हम 12th के रिलेशन या फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का रिलेशन। तो एक वीडियो लेक्चर, इसके 2 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा रिलेशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूरा फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम 1-2 वीडियो और आएगा जो इनके क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा, यानी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे और बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्लास 11 का रिलेशन। आई थिंक आपको क्लास 11 अच्छे से तैयार होगा, लेकिन एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, एकदम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं, ताकि इस एक वीडियो लेक्चर को जब आप कंप्लीट करिए तो रिलेशन की किसी भी टॉपिक को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं रिलेशन। देखिए, रिलेशन समझने से पहले हमको किसकी जरूरत पड़ती है? सेट्स की। हम ये मान के चलते कि आपको सेट्स आता होगा, और अगर आपको सेट्स नहीं समझ में आएगा तो क्लास 11 के प्लेलिस्ट में, क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाकर आप सेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो हम बात करते हैं रिलेशन की कि रिलेशन क्या है। रिलेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा सेट्स के बारे में, और अगर हमें सेट्स पता है तो हमें पता है हम क्या लेने वाले हैं। इससे इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक टॉपिक समझेंगे जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नाम है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझने के लिए आपको 2 नॉन एम्प्टी सेट्स चाहिए। हम मान लेते हैं एक सेट ए है जिसकी वैल्यू है 1 2, और एक सेट बी है जिसकी वैल्यू है 3 4। ठीक है, तो इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, यानी किसी भी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से ना, ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी ही कहलाएगा ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको मिलेगा क्या, या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान समझिए, ये इस सेट्स में कितने एलिमेंट है? 1 और 2। इस सेट्स में कितने एलिमेंट है? 1 3 और 4। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 1 एलिमेंट है इसका ऑर्डर्ड पेयर 3 के साथ और 4 के साथ होगा। ये हो जाएगा 1 3 और 1 4। ठीक है, इसी तरीके से 2 जो सेकंड एलिमेंट है 2, इसका भी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किसके साथ होगा? 3 के साथ और 4 के साथ। तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 4। तो ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिसमें हमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं? 1 3 1 4 2 3 2 4। ये जो ब्रैकेट में मिल रहा है ना, इसका नाम क्या है? ऑर्डर्ड पेयर।
ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, पेयर मतलब डबल है, ये दो एक साथ है इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, पेयर। और एक तरीके से जैसे हमने 1 3 किया, 1 4 किया, 2 3, तो एक ऑर्डर्ड में मिल रहा है इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो जब भी हम कभी दो नॉन इम्पटी सेट्स का क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो भी एक सेट के फॉर्म में होगा, लेकिन उसको हम लोग लिखते किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे हम लोग, तो ये हमारा किस फॉर्म में हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए, अगर मान लीजिए कोई और सेट्स है उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे A इज इक्वल टू AE है एंड B इज इक्वल टू 2 4 है, ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या मिलेगा, A2 फिर A4, इसी तरीके से E2 और E4 ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? यानी दो सेट्स हैं, नॉन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो सेट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नॉन इम्पटी सेट्स होना चाहिए। नॉन इम्पटी सेट्स का मतलब क्या, ऐसे सेट्स जिसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पहले से प्रेजेंट हो। अगर इम्पटी सेट हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या करने वाले हम लोग, अगर सेट्स इम्पटी हो जा रहा है तो इसे इरेज कर देते हैं। चलिए समझते हैं, अगर सेट्स इम्पटी हो जा रहा है तो देखिए अब यहां पे ध्यान समझिए कि अगर पहला केस है a इज इक्वल टू अगर 5 हो जाए, 5 का मतलब है सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और जो दूसरा सेट्स है वो भी कुछ भी रहे, मान लीजिए 1 है 2 है, इस केसेस में जब हम A क्रॉस B निकालेंगे तो वो हमको क्या मिलेगा, वो हमको मिल जाएगा 5। A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दो नॉन इम्पटी सेट्स में से कोई एक सेट इम्पटी सेट्स हो जाए, हमने दो नॉन इम्पटी सेट्स लेना है, लेकिन अगर उसमें से कोई एक सेट इम्पटी हो जाए, उस केसेस में उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। चलिए दूसरा केस देखिए कि अगर मान लेते हैं कि जो पहला सेट्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और जो दूसरा सेट्स है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो एन ए क्रॉस बी की वैल्यू कितना होगा, यानी पहले सेट्स में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट्स में कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे a इज इक्वल टू 3 है तो 1 2 3 ले लीजिए, और b इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो इसमें आप 4 5 ले लीजिए। जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देगा, तो 1 4 देगा, 1 4, फिर क्या देगा, 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो देखिए कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो किसी भी नॉन इम्पटी सेट्स में जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, उस मतलब जो सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक टाइप का सेट्स है, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जिसमें पहले वाले सेट्स में जितने एलिमेंट्स है, दूसरे वाले सेट्स में जितने एलिमेंट हम उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो किसको बताएगा, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अगर दो नॉन इम्पटी सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको क्या मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। अब समझिएगा कि अगर एक सेट्स है A जो कि है 5 तो नहीं है, वो है इन्फिनिटी सेट है। कहने का मतलब है कि उस सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर मान लीजिए एक सेट्स है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और एक सेट्स है B जिसकी वैल्यू केवल 1 2 मान लीजिए, फाइनाइट सेट है। एक सेट्स इनफाइनाइट और एक सेट क्या है, फाइनाइट सेट्स है। तो ये जो A क्रॉस B होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। यानी दो सेट्स हैं जिसमें एक सेट्स अगर इम्पटी सेट्स या कोई भी इम्पटी सेट्स उसमें मिल जाएगा तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो हमको क्या मिल जाएगा, इम्पटी मिल जाएगा। लेकिन दो सेट्स में से कोई एक सेट्स क्या है, फाइनाइट सेट है, तो उसका इनफाइनाइट सेट है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स मिल जाएगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब हम इक्वेलिटी पढ़ते हैं कि मान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए किस फॉर्म में है, अगर हम A क्रॉस B लिखें तो ये किस फॉर्म में है,
ये हमेशा ए बी का फॉर्म दे रहा है सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी हमेशा ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म देता है और उस ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट को बिलोंग करता है और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, दूसरे वाले सेट को बिलोंग करता है। जैसे अगर हम इसमें अगर कार्टेशियन में तो 1 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, इसी तरह आएगा, फिर 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2। तो जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा पहले वाले सेट को बिलोंग करता है और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, दूसरे वाले सेट को बिलोंग करता है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है XY और यहाँ पे लिखा है 2 3, यानी ये जो XY ऑर्डर्ड पेयर है वो किसके इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होगा जब इस ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ने में पहला वाला जो एलिमेंट है पहले वाले सेट के इक्वल हो और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट की इक्वल हो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल इस पे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है x और y, या मान लीजिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे y है और यहाँ पे है x प्लस 2 और ये है 5, ऐसा। तो बताइए x और y की वैल्यू क्या होगी। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो x और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें तो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की इक्वल होगा, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू होगा 1। तो x की वैल्यू क्या मिलेगा, 1 माइनस 2, तो इस साइड आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1। इसी तरीके से सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो दो ऑर्डर्ड पेयर के अगर एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है तो उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एकदम क्लियर हो गया कि किसी भी सेट्स में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। इसका मतलब है कि हम कर क्या रहे हैं, उन सेट्स का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अगर इसको हम ज्योमेट्रिकल समझे, एक फिगर के थ्रू ज्योमेट्रिकल समझे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और इसको ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोलते हैं, तो देखिए अगर हम इसको एक्सिस मान लें, ये हम क्या मान ले, एक्सिस मान ले, और अगर A में एलिमेंट है 1 2, ये कलर आप लोगों को दिख रहा है, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है ये ना दिखे, और B इज इक्वल टू है 3 4, तो A क्रॉस B निकालने पर हमको क्या मिल रहा है, 1 3 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4, ये मिलेगा। तो अब देखिए एक्चुअली है क्या, अगर इसको हम कार्टेशियन, इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस कब होगा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। तो अभी हम बताने वाले क्या है, इसको कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं। देखिए 1 3 है तो हो जाएगा 1 1 2 3, तो हो जाएगा 1 3, ये नंबर मिल जाएगा हमको किसका, 1 3 का। 1 4 है तो ये हो जाएगा 1, मान लेते हैं ये 4 है तो ये हो जाएगा 1 4, ये हो गया हमारा 1 3, ये हो गया 1 4, फिर क्या है 2 3, तो ये हो जाएगा 2 और ये है 3, तो देखिए ये हो गया 2 3, फिर है 2 4, तो आप यहाँ पे बना लीजिए 2 4 और एक्सिस हटा दीजिए, एक्सिस हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। तो अब देखिए ये क्या कहलाएगा, ये जो बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। एक्चुअली है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। बस एक्सिस हटा, एक्सिस क्यों हटा जा रहा है, क्योंकि एक्सिस हमेशा किसको शो करता है, एक्स और वाई की, मतलब जो वेरिएबल टर्म्स है उसकी वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे नंबर्स है ना, तो हम एक्स और वाई एक्सिस नहीं रख सकते, लेकिन अरेंजमेंट जस्ट वैसा ही होता है जैसा कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है। तो इस तरीके से क्या कहलाएगा, दो नॉन इम्पर्टी सेट्स का क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए एकदम यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, दो नॉन इम्पर्टी सेट्स है, हम उसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। हम लोगों ने इतना पढ़ा, अब हम बात करते हैं रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या है। देखिए रिलेशन समझने से पहले हमने क्या समझा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा था। तो फिर से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली कंडीशन पे आएंगे। एक एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसकी वैल्यू है 2 3 4,
क्या है 2 3 4। तो अगर हम A क्रॉस B निकाले तो हमको क्या मिलेगा, A क्रॉस B तो 1 2 1 3 1 4, 2 3 2 2 2 3 2 4 ये मिलेगा। 3 से निकालिए तो 3 2 3 3 3 4 ये मिलेगा हमको। चलिए एकदम कॉन्सेप्चुअल है। देखिए रिलेशन फंक्शन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको एकदम मतलब नहीं होता है, एकदम कंसंट्रेट होकर अगर आप समझेंगे तो लाइफ टाइम बना रहेगा, जब तक आप स्टडी करते रहेंगे आपके दिमाग में बना रहेगा। लेकिन इसको ऐसे ही ले लेंगे तो बहुत परेशान करेगा। एक चैप्टर रिलेशन फंक्शन और दूसरा चैप्टर आपको 12th में मिलने वाला जिसका नाम है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 11th में 3D का कोई मतलब नहीं था, न के बराबर था। देखिए A क्रॉस B हमको ये मिल गया। अब रिलेशन किसको बोलने वाले, देखिए जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1 और 2 के बीच में कोई ना कोई कंडीशन होगा। अटैचमेंट कैसे हुआ, 1 3 के 1 4 2 2 के बीच में कोई ना कोई कंडीशन है। उस कंडीशन को हम लोग दिखाते हैं। मान लेते हैं ये जो ऑर्डर्ड पेयर अगर हम कुछ इस फॉर्म में लिखें, ए बी के फॉर्म में लिखें, इसको A इसको B इसको A इसको B इसको A इसको B मान लेते हैं, ए बी के फॉर्म में लिखें जिसमें B इज इक्वल टू A प्लस 1 हो। क्या हो, B इज इक्वल टू A प्लस 1 हो। इस टाइप से आप ये भी समझते हैं A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B हो। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया था ना किस फॉर्म में होता है, AB के फॉर्म में होता है जिसमें सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू क्या होता है, कैपिटल B होता है। सेम वही चीज हमने लिखा है। अब जरा इस कंडीशन का ऑर्डर्ड पेयर खोजिए। AB एक ऑर्डर्ड पेयर हो जिसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड करने से आए। और ये ध्यान दीजिएगा हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाला सेट का होना चाहिए और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट का होना चाहिए। तो जरा इसमें खोजिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो B इज इक्वल टू क्या है A प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम A की वैल्यू 1 माने, A की वैल्यू 1 रखेंगे तो B की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो 1 2 मिलेगा। एक तो हमारा हो जाएगा 1 2, समझ रहे हैं ना। A की वैल्यू 1 पे B की वैल्यू, देखिए A की वैल्यू 1 पे 1 रखेंगे तो B की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा 2। अब देखिए A की वैल्यू 2 रखेंगे तो B की वैल्यू क्या मिलेगा 3, तो 2 3 हो गया। और कोई मिल रहा है 3 4 मिल जाएगा। और कोई मिलेगा, एक तो हो गया हमारा 1 2, एक हो गया हमारा क्या 2 3, एक हो गया हमारा 3 4। 1 3 तो मिलेगा नहीं, 1 4 नहीं मिलेगा, 2 4 नहीं मिलेगा, 3 2, तो 3 रखने पर तो 2 आएगा नहीं, तो बस इतना ही हो गया। अब देखिए ये कंडीशन क्यों मिला है, 1 2 2 3 3 4 ये कंडीशन आपको क्यों मिला है, क्यों, क्योंकि हम B इज इक्वल टू A प्लस 1 का एक कंडीशन बनाए हैं कि B जो होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट में 1 ऐड करने से बनेगा। तो इस टाइप अगर हम ये कंडीशन बनाए तो हमको इतने ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले, 3 मिल गए। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन पे मिल रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, रिलेशन। समझ में आया आपको कि रिलेशन क्या है, एग्जैक्टली रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट है। रिलेशन क्या है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी के एलिमेंट को बाहर लिया जा रहा है कुछ स्पेशल कंडीशन लगा के। जैसे हमने ये कंडीशन, ये किसी कंडीशन के थ्रू पूरा बना था, लेकिन हमने एक कंडीशन लगाया कि B की वैल्यू A प्लस 1 होनी चाहिए, तो हमको कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिल गए। ये ऑर्डर्ड पेयर ही क्या कहलाएंगे, रिलेशन कहलाएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन कहलाएंगे। अगर हम कोई दूसरा कंडीशन लगाते थे, अगर हम A प्लस 1 की जगह A प्लस 2 कर देते तब क्या होता, तो A प्लस 2 कर देते तो यहाँ पे जो नंबर रखिए उसमें 2 ऐड करने पर ये आए। तो देखिए 1 अगर हम रखिए तो इसमें दूसरा हमको मिल जाता, कोई और एलिमेंट मिल जाता कि हम इस तरीके से अरेंज करें कि हमको B वाला एलिमेंट मिल जाए। तो रिलेशन क्या है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनाया गया क्या है, एक सेट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर्ड पेयर है उसी ऑर्डर्ड पेयर को लेकर अगर हम सेट बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से बन रहा है तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर A B बिलोंग्स टू B के फॉर्म में दिखाया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो भी AB का फॉर्म होगा, यानी वो भी ऑर्डर्ड पेयर की तरह ही बनेगा। देखिए ऑर्डर्ड पेयर की तरह ही बना है।
और उसमें उस ऑर्डर्ड पेयर में भी A बिलोंग्स टू कैपिटल A और B बिलोंग्स टू कैपिटल B होगा, उस रिलेशन भी एकदम इसी, क्योंकि इसी के जैसा है, इसी का पार्ट है। अगर आप किसी के पार्ट है तो आप उसी के जैसे होंगे ना। तो इसका मतलब है कि R सबसेट है A क्रॉस B का, यानी A क्रॉस B से ही R बना है, तो R भी A क्रॉस B जैसा ही होगा। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगा, AB का ही फॉर्म देगा, ऑर्डर्ड पेयर का ही फॉर्म देगा, जिसमें यानी ये फॉर ऑल का साइन है। ये किसका साइन है, फॉर ऑल या फॉर एवरी, फॉर एवरी या फॉर ऑल ना। इसमें पहला वाला जो सेट है वो पहले वाले एलिमेंट को, और जो दूसरा पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले सेट को, और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन को अच्छे से समझ लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसी प्रोडक्ट किसी कंडीशन के थ्रू जब हम बाहर निकाल लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ही होता है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिलेशन देते हैं। रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा होता है, और रिलेशन हमेशा सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है। अब देखिए, इसके बाद हमको क्लास 11th में जो पढ़ना है वो पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ना है। तो अब देखिए, नॉन एम्प्टी सेट था A, जिसका हम नाम रखते हैं 1 2 एंड B, जिसमें एलिमेंट है 3 4। तो जब अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे A क्रॉस B, तो हमको मिलेगा 1 3 और 1 4। एकदम आराम से समझते जाइए, 1 4 और 2 3। एकदम धीरे धीरे हम समझा भी रहे हैं आपको, कोई स्पीड नहीं बढ़ाए हैं, एकदम आसानी से, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा क्रिटिकल है ना। क्योंकि थ्योरेटिकल, जब देखिए थ्योरेटिकल चैप्टर मिलता है ना, तो थोड़ा सा उसमें दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना ही पड़ता है। न्यूमेरिकल चैप्टर आसान होता है, थ्योरेटिकल चैप्टर सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ट आगे चल के आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन पढ़ेंगे वो भी इसी फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन पे बेस्ड है। आगे बहुत सारे चैप्टर हैं जो इस पे बेस्ट आपको मिलेंगे, तो आपको इसको एकदम आराम से पढ़ना ही है, समझते हुए पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। किसी भी रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, हम इसी को रिलेशन ही मान लेते हैं कि ये रिलेशन है, R = A क्रॉस B। ये मतलब अगर देखिए रिलेशन सबसेट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन की वैल्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन की जो वैल्यू है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ये जो रिलेशन है इसको हम रिलेशन मान लेते हैं। इस रिलेशन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा। तो देखिए, डोमेन क्या होता है किसी भी रिलेशन में, जो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर है, उस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, उस ऑर्डर्ड पेयर का, यहां पे हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमेन नाम देते हैं। तो किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जो रिलेशन बना होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, डोमेन। तो डोमेन इस रिलेशन का क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का डोमेन देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है। तो आप जानते हो कि सेट्स में एक ही नंबर को रिपीट नहीं किया जाता है, तो हमारे पास जो नंबर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1 2। क्या मिल जाएगा, 1 2। और अगर हम कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन होता है सेट बी। सेट बी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोडोमेन। तो सेट बी देखिए क्या है, सेट बी है 3 4, तो कोडोमेन हमारा हो जाएगा 3 4। अब हम बात करते हैं रेंज। किसी भी रिलेशन का रेंज क्या होता है, तो रेंज जो है वो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए सेकेंड एलिमेंट किससे रहेगा, तो आप भी जानते हो कि जो रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता है वो ए बी का फॉर्म होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी होता है। यानी जो सेकेंड एलिमेंट होता है हमेशा कहां से मिलता है, हमको सेकेंड सेट से मिलता है, और सेकेंड सेट यहां पे क्या है, बी है। इसका मतलब है कि जो रेंज आपका मिलने वाला है, जो रेंज होगा वो हमेशा कहां से मिलेगा, सेट बी से मिलेगा। और
सेट बी ही हमारा क्या है, कोडोमेन है, तो हम बोल सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो हमारा रेंज हो क्या जाएगा, अगर इसमें हम रेंज निकालेंगे तो देखिए रेंज हो जाएगा, सबसेट है कोडोमेन का, और सेकंड एलिमेंट होता है, तो सेकंड एलिमेंट है क्या, एक्चुअली 3 है 4 है, 3 है 4 है, तो हमारा रेंज हो जाएगा 3 and 4। रेंज क्या हो जाएगा, 3 4। क्लियर हुआ इतना। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ एलिमेंट को बाहर निकाल रहे हैं किसी कंडीशन के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेशन। रिलेशन ए बी का फॉर्म होता है जिसमें पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट को बिलोंग करता है। इसके बाद हमको पढ़ना था डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन बना होता है उस रिलेशन का जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, और दूसरे वाले एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और सेट बी जो होता है, सेकंड सेट होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोडोमेन नाम देते हैं। अगर इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखाएं, रे डायग्राम जिसको बोलते हैं उसके थ्रू दिखाएं, तो उससे भी हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगर हम इसको रे डायग्राम के थ्रू समझाएं तो देखिए ये हो गया पहला वाला सेट, ये हो गया दूसरा सेट, एलिप्स के फॉर्म में हम बना दिए। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू है 4 5, ठीक है। और कुछ रिलेशन है, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ मिलेगा, रिलेशन कुछ इस हिसाब से है, 1 है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 4 है, 1 4 है और 2 4 है, बस इतना ही रिलेशन है। तो ये ए और बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला होगा, ए क्रॉस बी, ठीक। कुछ आएगा भाई 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 आएगा, उससे एक रिलेशन बनाया गया है। रिलेशन आपका क्या है, 1 4 और 2 4, बस यही है आपका रिलेशन। एक कंडीशन के थ्रू इसको हमने बाहर निकाल दिया, ये हमारा क्या कहला रहा है, रिलेशन कह रहा है 1 4 और 2 4। तो इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगा, तो देखिए सेट ए में जो ये एलिमेंट है, जो रिलेशन सेट बी के एलिमेंट से बना रहा है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए का कौन कौन सा एलिमेंट सेट बी के सेट बी से रिलेशन बना रहा है, तो 1 2 बना रहा है, तो 1 2 हमारा हो जाएगा डोमेन। किससे बना रहा है, 4 से बना रहा है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। 4 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। तो देखिए इसमें डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 2, डोमेन हो जाएगा 1 2। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 4। लेकिन कोडोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन 4 नहीं होगा, कोडोमेन क्या होगा, 4 और 5, क्योंकि कोडोमेन हम किसको बोलते हैं, सेट बी को बोलते हैं, 4 5। और देखिए रेंज का जो एलिमेंट है वो कोडोमेन का सबसेट नहीं है, रेंज का जो एलिमेंट है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, इसलिए हम बोलते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हो गया, तो क्लियर हुआ इतना। ये टॉपिक 11th का था, 11th में इतने ही टॉपिक है। एक दो टॉपिक और है, जैसे इम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। एक दो टॉपिक और है 11 से रिलेटेड जिसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ी सकती है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक है इम्पटी रिलेशन, क्या नाम है उसका, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन और एक है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, देखिए इम्पटी रिलेशन का मतलब क्या है कि रिलेशन बने ही ना बने, रिलेशन ना बने तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन। या जो रिलेशन है आर की वैल्यू हमको क्या मिल जाए, फाई। और आपको भी पता है कि रिलेशन की वैल्यू फाई कब मिलेगी, जब दो नॉन इम्पटी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जो हम कंडीशन बना रहे हैं उस कंडीशन में कोई एलिमेंट ही ना मिले, तो इस केसेस में ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जो रिलेशन है वो इक्वल हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के। रिलेशन किसके इक्वल हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। मतलब जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिस कंडीशन से कार्टेशियन प्रोडक्ट से एलिमेंट निकाल के हम रिलेशन बना रहे थे,
वो कंडीशन पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर पे फॉलो हो जाए, यानी जितना बड़ा ऑर्डर्ड पेयर है उतना ही बड़ा हमारा क्या हो जाए, रिलेशन हो जाए। जितने ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है उतने ही ऑर्डर्ड पेयर अगर हमारे रिलेशन में आ जा रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। लेकिन एक होता है इम्पटी रिलेशन, तो इम्पटी रिलेशन हम किसको बोलेंगे, ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट ही ना करे। अगर एक सिंगल ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, ऐसे रिलेशन को हम लोग नाम देंगे इम्पटी रिलेशन। तो ये था रिलेशन से कुछ टॉपिक क्लास 11th की। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे जो रिलेशन हम लोग 11th में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग 12th का रिलेशन देखेंगे कि 12th में कौन कौन से रिलेशन और क्या टॉपिक हमको 12th में पढ़ने हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 2-3 क्वेश्चंस है, छोटे मोटे क्वेश्चंस है, आसानी से इसको हम लोग समझ लेंगे। तो देखते हैं इसको, ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेंगे। देखिए इसमें एक सेट है A = 1 2 3, दूसरा है B = 4 5 और C = 5 6 है। तो हमको कह रहा है एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C की वैल्यू फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। देखिए B इंटरसेक्शन C क्या है, B और C में कॉमन जो एलिमेंट होगा उसका A के साथ क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो B और C का इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 5 6 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो A की वैल्यू तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 1 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट। B में क्या है जो उनका कॉमन होना चाहिए B और C का, तो B और C का कॉमन क्या हमको मिल जाएगा, 5। यहाँ पे 4 5 5 6 में कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो ये हमें क्या देगा, अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमको क्या देगा, 1 2 3 और 5 6 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए ये हमको दे देगा 1 5, एक ऑर्डर्ड पेयर हमको मिलेगा 1 5 का, फिर एक ऑर्डर्ड पेयर हमको किसका मिलेगा, 2 5 का, और एक ऑर्डर्ड पेयर हमको किसका मिलेगा, 3 5 का। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या फाइंड करिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उन ऐसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो पहला क्लियर हो गया आपको। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या क्या कह रहा है। ये चौक वाला चीज़ें एक्चुअली सही लग नहीं रहा है, चलिए इसको आगे सेट करेंगे ना वो मार्कर वाले से, इसमें काफ़ी धूल उड़ रहा है। देखिए A क्रॉस B हमको क्या मिल रहा है, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमको मिलेगा 1 4 1 5 1 5 हो जाएगा, फिर 2 4 और 2 5, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और A क्रॉस C हमको क्या देगा, तो देखिए A क्रॉस C हमको क्या देगा, A क्रॉस C तो 1 5 1 6 1 6, फिर 2 5 2 6, फिर 3 5 3 6, क्या मिलेगा हमको, 3 5 3 6, ये मिलेगा। अब जरा देखिए ये A क्रॉस B है, ये क्या है, A क्रॉस B, और ये क्या है, A क्रॉस C। क्या इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे 1 4 है, इसमें कहीं पे 1 4 नहीं है, 1 5 है, यहाँ पे 1 5 है, 2 4 है तो इसमें 2 4 नहीं है, 2 5 है तो इसमें 2 5 है। तो 1 5 और 2 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, इधर ही लिख देते हैं छोटे में, 1 4, देखिए एक तो था क्या हमारा 1 4 नहीं 1 5 था और 2 5 था, सॉरी 1 5 और 2 5, ये मिल गया हमको। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, तो 1 5 और 2 5 A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। सिंपल सा है, आसानी से लग जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको रेज कर देते, एक ही में हो गया, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मेन समझने से मतलब है, कॉन्सेप्चुअल समझ में आए, बाकी और क्या लेना देना। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एक ऑर्डर्ड पेयर है x + 2 और y - 3 वो इक्वल है 4 5 के।
कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो हमने बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाले एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट से इक्वल है, और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट से इक्वल है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, x+2, तो x+2 इक्वल होगा किससे, 4 से। सॉल्व करिए तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 - 2, तो x की वैल्यू कितना हो गया, 2। इसी तरीके से y-3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। 3 को उस साइड भेज दीजिए तो 5 + 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एकदम आसान था, सिंपल था। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक रिलेशन है जो इस फॉर्म का है, 1 2 1 3 1 4 के फॉर्म का है। कह रहा है इसका डोमेन फाइंड करिए और रेंज फाइंड करिए। इस रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालिए। तो हमने बताया था आपको कि डोमेन क्या होता है, जो रिलेशन दिया रहता है उस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ 1 है 1 है 1 है, तो डोमेन हो जाएगा हमारा 1। और रेंज क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं रेंज। तो सेकंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो रेंज हो जाएगा 2 3 4। क्लियर हुआ, एकदम आसान है। तो आपको पूरे के पूरे 11th में यही था कि डोमेन रेंज कैसे निकाले, कोडोमेन कैसे निकाले, और एक टॉपिक और था दिमाग से उतर रहा था, इसको देख लीजिए, इसको रेज कर दें। चलिए, एक है ऑर्डर ट्रिपलेट, ठीक है, क्या है, ट्रिपलेट, ये भी 11th में था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट क्या होता है, जैसे अगर एक सेट है, मान लीजिए 1 2, क्या है 1 2, तो A क्रॉस A निकालना कहलाता है ऑर्डर ट्रिपलेट। A क्रॉस A हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले से निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उसमें उसी नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना ही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट में हमेशा A क्रॉस A निकालने के बाद, मतलब हम पहले 2 को लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें A = 1 2 है, तो अगर हम A क्रॉस A निकालें तो इसका मतलब है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 से होगा, भाई दोनों A होने चाहिए। तो हमें क्या क्या मिलेगा, देखो जाएगा 1 1, फिर क्या हो जाएगा 1 2, फिर 2 1, फिर क्या हो जाएगा 2 2। ये हो गया हमारा A क्रॉस A। अगर हम A क्रॉस A निकालें, इसका मतलब है कि हम इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 का, ठीक है। और तो हमें क्या देगा, देखिए 1 1 का 1 के साथ, तो हो जाएगा 1, इसको हम लोग लिखेंगे 1 1 1 ऐसे, ठीक है। मतलब हम इसमें कितने नंबर हो जाएंगे, 3 नंबर हो जाएंगे। फिर 1 1 2 1 1 2, फिर 1 2, अब इसका दोनों के साथ हो गया, फिर इसका 1 2 का दोनों के साथ 1 2 1 1 2 1, फिर 1 2 2, ये हो जाएगा। फिर से 2 1 का दोनों के साथ, तो हमें क्या देगा 2 1 1 और 2 1 2, ये हो गया। इसी तरीके से 2 2 का दोनों के साथ, तो हमें क्या देगा 2 2 1 और स्मॉल ब्रैकेट होगा 2 2 1, फिर होगा 2 2 2, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो ऑर्डर ट्रिपलेट कुछ नहीं है, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे, बस उसमें एक और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको करना पड़ रहा है, उसी का फिर से हमें प्रोडक्ट करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ऑर्डर ट्रिपलेट। इस तरीके से क्लास 11th के जितने भी टॉपिक्स थे हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्लास 12th के टॉपिक्स। तो 11th के जो लोग केवल 11th का पहले से तैयार है, वो वीडियो लेक्चर यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्लास 12th का टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, जो क्लास 12th की टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में रिलेशन अच्छे से समझ लिया, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन,
देखिए जो रिलेशन हमको पढ़ने हैं, जो रिलेशन के हमको टाइप्स पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से रिलेशन है। उसमें पहला है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। थर्ड है सिमेट्रिक, जो रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, सिमेट्रिक। फोर्थ है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। और इसके बाद ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी, इन तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, तो उसके बाद हम उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। तो इतने टॉपिक हमको क्लास 12th में स्टडी करना है। तो चलिए एक एक करके हम एक एक टॉपिक को अच्छे से ब्रीफली कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। तो यहां पे देखिए पहला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। देखिए क्या लिखने वाले हैं, इफ एवरी एलिमेंट of set A is related to itself only, itself only। अगर कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन बना है, किससे बना है, सेट A से बना है, तो उस A में जितने भी एलिमेंट होंगे उनका खुद से रिलेशन बन जाएगा। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे समझते हैं, एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। अब इस सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे निकाला गया होगा, A क्रॉस A से। याद रखिएगा ये सारे कंडीशन तभी फॉलो होते हैं जब दोनों सेट सेम हो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते समय A क्रॉस B ना हो के क्या हो, A क्रॉस A हो, तभी ये सारी चीजें क्या होंगे, फॉलो होंगे। दो नॉन एम्प्टी सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है वो इक्वल सेट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि A की वैल्यू आपने रख लिया 1 2 और B की वैल्यू आपने रख लिया 3 4, बोलिए सर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए और ये सारी चीजों कंडीशन को दिखाइए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे केसेस में, यानी इस केसेस में क्या होना चाहिए, दोनों सेट जो है वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर हुआ। तो A क्रॉस A की कंडीशन अगर होगी तो A क्रॉस A क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उससे क्या बनेगा, रिलेशन। वो रिलेशन की कंडीशन की बात कर रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, तो सेट A में एलिमेंट क्या है 1 2 3 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, केवल और केवल खुद से रिलेशन बनाए। इसका मतलब है कि जो रिलेशन है वो कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हुआ, समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन। सपोज करिए एक सेट है B, वो है 2 4। सेट क्या है, B है 2 4, तो यहां सेट A की जगह हम सेट B मान लेंगे। और रिलेशन क्या है, इस सेट B से रिलेशन बना है जो कि है 2 4, ये हो गया, 4 2 ये हो गया, 2 2 ये हो गया, और 4 4 ये हो गया। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि 2 2 और 4 4 के अलावा भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। जबकि यहां डेफिनेशन में साफ साफ बोल रहा है कि वो रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे जो केवल और केवल उस सेट में प्रेजेंट जितने एलिमेंट है उन सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए, इट सेल्फ ओनली। केवल और केवल खुद से रिलेशन होना चाहिए और किसी से रिलेशन ना हो। यहाँ 2 का 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, लेकिन 4 का 2 से भी रिलेशन है और 2 का 4 से भी रिलेशन है। तो इन दोनों कंडीशन की वजह से ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है।
एकदम क्लियर समझ में आया आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, कि जितने भी एलिमेंट है उनका खुद से रिलेशन होना चाहिए और केवल खुद से होना चाहिए, उसके अलावा और कोई उसमें प्रेजेंट ना हो। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गया, और एग्जांपल्स हम लोग इसको समझेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, देखिए समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या है कि एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे जब वो ए के फॉर्म में होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होगा। यह है डेफिनेशन कि वो किस फॉर्म में होगा, ए के फॉर्म में होगा, डबलेट के फॉर्म में होगा, उसमें जितने भी एलिमेंट है सब ए को बिलोंग करने चाहिए। या इसको हम ऐसे और समझते हैं कि मान लेते हैं एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेम वही 1 2 3। इसका मतलब है कि रिलेशन क्या है, खुद से रिलेशन बनाए। ए 1 का रिलेशन 1 से ही बने, 2 का रिलेशन 2 से बने, 3 का रिलेशन 3 से बने। तो ये हो गया 1 1 2 2 3 3। ये भी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आपके दिमाग में ये आएगा सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में फर्क क्या है। तो आइडेंटिटी रिलेशन में एक लाइन लिखा था इटसेल्फ ओनली, वो डबलेट तो होगा, मतलब खुद का खुद से रिलेशन बनाएगा, इसके अलावा कोई और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, ए के जितने एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करना चाहिए और ये ए का ऑर्डर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 का 2 से भी हो सकता है, 1 का 3 से भी हो सकता है, 2 का 3 से भी हो सकता है, 3 का 2 से भी हो सकता है, और कुछ भी प्रेजेंट रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डबलेट होना जरूरी है। डबलेट होना जरूरी है। तो जो रिलेशन है अगर उसमें डबलेट है, जो रिलेशन जैसे जितने भी एलिमेंट है उनका खुद का रिलेशन है, इसके अलावा बाकी कुछ भी रहे, उस केसेस में उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। लेकिन आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब वो केवल खुद का खुद से रिलेशन रहे, इटसेल्फ ओनली, इसके अलावा और कोई एलिमेंट ना रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सभी क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती हैं। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बनाए तो क्या बना था, 1 1 2 2 3 3, केवल ये। तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या फर्क मिला, कि आइडेंटिटी में जितने एलिमेंट सेट में होंगे केवल उनका ही डबलेट होगा, उनका डबलेट होगा, इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जबकि रिफ्लेक्सिव में डबलेट होना जरूरी है, डबलेट तो होगा ही होगा, उसके अलावा और भी एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा और भी कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उन दोनों केसेस में वो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन दोनों केसेस में आइडेंटिटी नहीं होगा। चलिए अब इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझते हैं, एकदम क्लियर करते हुए आगे चलेंगे हम लोग ना, कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा बुक से भी देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए एक सेट है ए जो है 2 3 4, क्या है 2 3 4। अब हम कुछ रिलेशन बनाने वाले हैं। देखिए R1, इससे ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ए का ए क्रॉस ए निकाला गया होगा, उससे क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ ऑर्डर्ड पेयर किसी कंडीशन के थ्रू बाहर निकालेंगे तो क्या बनाएगा, रिलेशन। तो कुछ रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे पहले है R1, वो है केवल 1 1 2 2, बस इतना ही है। R2 हमको बताना ये आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव दोनों को चेक किया जाएगा। R2 देखिए ये है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये R3 तीसरा रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, R3 ये है 1 1 1 1 नहीं है 2 2 3 3 4 4,
और 4 5 या 4 1 या 4 2 मान लीजिए 4 2 है। और एक R4 ले लेते हैं, R4 जो कि है 2 2 3 3 4 4, ये बस इतना। आइए पहला रिलेशन देखिए जरा, R1 को ध्यान से देखिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव लिए क्या कंडीशन है कि वो AB के फॉर्म में होना चाहिए और फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसका सॉरी AA के फॉर्म में होना चाहिए फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, मतलब डबलेट होना चाहिए। ठीक, डबलेट होना चाहिए। कितने डबलेट होंगे? जितना सेट में नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? 2 3 4, तो 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 1 तो है, यहाँ 1 1 क्यों बन रहा है? 1 1 तो पहले बनेगा ही नहीं, इस वाले केसेस में 1 1 तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमें क्या देखना, आइडेंटिटी। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही आइडेंटिटी है। दूसरा देखिए, इसमें भी 1 1 आ गया, तो 1 1 तो हाँ सेट में ही नहीं है, तो ना ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही आइडेंटिटी है। थर्ड देखिए 2 2 है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 3 4, तो 2 2 3 3 4 4 अगर प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, ये तो प्रेजेंट है। अब इसके आगे एलिमेंट है या नहीं है, इससे हमको लेना देना नहीं है। अगर 2 2 3 3 4 4 प्रेजेंट है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव है। अगर हम इसके आइडेंटिटी की बात करें, क्या ये आइडेंटिटी है? तो आइडेंटिटी तभी होगा जब सेट में प्रेजेंट एलिमेंट जितने हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर हो। ध्यान समझिए, जितने सेट में एलिमेंट है उतने ही ऑर्डर्ड पेयर हो और वो डबलेट के फॉर्म में हो। तो सेट में कितने एलिमेंट है? 3, ऑर्डर्ड पेयर कितना है? 4। तो जैसे ही जितने एलिमेंट उससे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर आ गया, इसका मतलब वो आइडेंटिटी नहीं है, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट आइए, R4 रिलेशन नंबर 4 क्या है? कितने एलिमेंट है? 3। कितने ऑर्डर्ड पेयर है? 3। तो अब ये डबलेट हो सकता है, तो इसको चेक करेंगे। डबलेट होने का मतलब ये आइडेंटिटी हो सकता है। आइडेंटिटी कब होगा? जब वो डबलेट होगा। तो क्या ये डबलेट है? 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है। तो इसका मतलब ये जो R4 रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? जितने एलिमेंट है उनका डबलेट हो। इसके अलावा भी अगर कोई एलिमेंट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो क्या 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है? तो मैंने आपको बताया था एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्लियर हुआ आपको? आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया। चलिए ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सेकंड हम लोग हेडिंग लगाएंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन को अच्छे से स्टडी कर लिया। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आप यहां पे लिखिए इफ AB बिलोंग्स टू R। अगर कोई AB ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, AB ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में क्या हो रहा है? बिलोंग कर रहा है। इफ AB बिलोंग्स टू R देन या इंप्लाइज दैट BA बिलोंग्स टू कैपिटल R। अगर AB R को बिलोंग कर रहा है तो BA भी R को बिलोंग करना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे देखिए एक रिलेशन R है जो इस फॉर्म में है 1 2 2 1, 2 2 3 3 और 1 1, ये है। और A सेट A इज इक्वल टू क्या है? 1 2 3, ये लिखा हुआ है। सेट A क्या है? 1 2 3। तो सेट में क्या है? A 1 2 3 है। क्या निकाला गया होगा? हमने बताया था इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला गया होगा। क्या? A क्रॉस A। उससे एक रिलेशन बनाया गया है, कुछ इस टाइप से है। रिलेशन क्या है? 1 2 है, 2 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 1 है। तो अब देखिए इस रिलेशन में कितने एलिमेंट हैं? तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। तो इस 3 एलिमेंट में हम पहला चीज देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिव के लिए जितने एलिमेंट होने चाहिए
उन सब का डबलेट होना जरूरी है। जितने एलिमेंट है उन सब का डबलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे 1 1 है, हाँ 1 1 है, 2 2 है, 2 2 भी है, 3 3 है, हाँ 3 3 भी है। इसका मतलब है बाकी है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी ये रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज को होल्ड किया है। ठीक, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या हमने बोला कि अगर वो ए बी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर, जिसको भी ए ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन का पार्ट है, तो उसका अपोजिट वाला भी बी ए भी उसी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे है 1 2, 1 2 इस रिलेशन का पार्ट है, तो इसका उल्टा 2 1 भी इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। तो देखिए 2 1 भी इस रिलेशन का पार्ट है कि नहीं है। अब 2 2 इस रिलेशन का पार्ट है, इसका उल्टा क्या आएगा, अगर हम ए को बी, बी को ए करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 3 इसका अगर हम अपोजिट करेंगे, ए को बी, बी को ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 1 इसका हम अपोजिट करेंगे, ए को बी, बी को ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन R1 है ये सिमेट्रिक रिलेशन के प्रॉपर्टीज को क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, सिमेट्रिक भी है। क्लियर हुआ। अगर कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। और रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। वो सभी जितने भी रिलेशन के ए मतलब डबलेट होने चाहिए। देखिए डबलेट है, सेम वही है, उस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए कितना, वो जो ए हम ले रहे हैं वो सेट का पार्ट हो। जितने भी कैपिटल ए में एलिमेंट होंगे, जैसे ये 1 2 3 ये सभी ए है, तो ये 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्री का मतलब है कि अगर ए भी आर का पार्ट है तो बी ए भी आर का पार्ट होना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल हम इसको समझते हैं, R2 ले लेते हैं। सेट यही है 1 2 3 ना। तो चलिए देखिए केवल लिखा है 2 2, केवल ये 2 2 है। ठीक है, अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमको चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको चाहिए कि जितने एलिमेंट है सबका डबलेट हो। तो 1 1 और 2 2 3 3 होना चाहिए, तो केवल यहाँ 2 2 है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इस 2 2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब 2 2 R2 का पार्ट है। इसका अपोजिट क्या होगा, 2 2 का अपोजिट क्या होगा, अगर ए को बी, बी को ए करेंगे तो क्या मिलेगा, फिर से 2 2 मिलेगा। और उसको हम बार बार तो लिख नहीं सकते, आप भी जानते हैं कि सेट में किसी एक एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। इसका मतलब 2 2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका अपोजिट भी 2 2 बिलोंग्स टू आर होगा, और दोनों इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ। थर्ड एग्जांपल लेते हैं R3। देखिए 1 1 2 2 3 3 ये लिखा है। क्या बताइए ये सिमेट्रिक है कि नहीं। पहले बात ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो जितने एलिमेंट हैं उन सबका डबलेट मिल गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है, तो हमने बताया था आइडेंटिटी में जितने एलिमेंट उतना ही ऑर्डर्ड पेयर। अगर 3 एलिमेंट है तो 3 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, 4 एलिमेंट तो 4 ऑर्डर्ड पेयर, 2 एलिमेंट है तो 2 ऑर्डर्ड पेयर, और वो ऑर्डर्ड पेयर डबलेट के फॉर्म में हो। तो देखिए कितने एलिमेंट, 3, तो 3 एलिमेंट, और सब डबलेट के फॉर्म में हो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था, अगर ए बी आर का पार्ट है तो बी ए भी आर का पार्ट होना चाहिए। 1 1 आर का पार्ट है, इसका उल्टा क्या आएगा, 1 1 वो भी आर का पार्ट है। 2 2 आर का पार्ट है तो इसका उल्टा क्या होगा, 2 2 वो भी आर का पार्ट है। 3 3 है आर का पार्ट है, तो इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, 3 3 ये भी आर का पार्ट है। इसका मतलब अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो आइडेंटिटी रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं R4, इसको इरेज कर देते हैं, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं आपको, ये पूरा एकदम गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है ना, वाइट वाइट हो जा रहा है। नेक्स्ट टाइम में ना इसको वाइट बोर्ड को चेंज कर देंगे, ये सॉरी ये जो ग्रीन बोर्ड है इसको चेंज कर देंगे, तो मार्कर से लिखेंगे ना तो शायद अच्छा दिखे। आइए देखते हैं R3, तीसरा रिलेशन लेते हैं। सेट ए 1 2 3 की बात कर रहे हैं हम ना, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 1 1 2 2 3 3 2। चलिए ध्यान से देख के बताइए क्या R3 आपका सिमेट्रिक है या नहीं है। तीनों बताइए जो हम लोग पढ़ लिए हैं, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। क्या ये जो R3 है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले आइए रिफ्लेक्सिव देखते हैं, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो
तो जितने एलिमेंट है उन सबका डबलेट होना चाहिए। कितने एलिमेंट है? 3। कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 ये तीन होना चाहिए। 1 1 तो है, 2 2 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 2 2 does not belong to R3, then this relation R3 is not a reflexive relation। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी है तो जितने एलिमेंट जितना एलिमेंट उतना ही ऑर्डर्ड पेयर, तो 3 एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए? 4। चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एलिमेंट 3 ऑर्डर्ड पेयर 4, पॉसिबल ही नहीं है कि ये आइडेंटिटी को फॉलो करे, तो आइडेंटिटी नहीं होगा। ना ये आइडेंटिटी है ना ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए क्या था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यही है, अगर ए बी आर का पार्ट है तो उसका अपोजिट बी ए भी आर का पार्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं 1 1। अगर देखिए डबलेट है तो डबलेट को ये मान लीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, तो डबलेट हटा दीजिए, 1 1 हटा दीजिए। चलिए अब आते हैं 1 2। 1 का 2 से, तो इसका उल्टा आएगा 2 1, नहीं मिला। 1 का 2 तो है, 2 का 1 है यहां पे, 1 का 2 तो हमको प्रेजेंट मिल गया, 1 2 बिलोंग्स टू R3, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R3। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव था, आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल R4 ले लेते हैं, एकदम आराम से समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा ये क्योंकि इसमें 11 का रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर 12 का सब कंबाइन कर दिया है ना, सबको एक ही में काउंट कर रहे हैं, तो काफी वीडियो लंबा होगा। लेकिन अगर इस वीडियो लेक्चर को आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रिलेशन पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो R4 देखते हैं। देखिए क्या है ये 1 4, 1 4 तो इसमें है ही नहीं, अपने से बना रहे हैं। चलिए तो मान लेते हैं 1 3 3 1 2 3, बस ये लिखा है। चलिए बताइए ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 3, इसका उल्टा क्या आएगा 3 1, नहीं है, तो हम आगे देखेंगे ही नहीं। अगर एक भी एलिमेंट, एक भी ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट ए बी का बी ए नहीं मिल रहा है तो हम क्यों आगे देखें भाई? आगे नहीं देखने की जरूरत है। आप बोल दोगे कि सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R4 बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4। इसका मतलब इट्स नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हो गया? चलिए अब इसे नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो जैसा कि हम लोगों ने समझा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यही था कि जो जितने भी एलिमेंट्स है केवल उतने ही डबलेट होने चाहिए और उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, और सारे ऑर्डर्ड पेयर कैसे होने चाहिए? डबलेट होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि जितने एलिमेंट है उतने डबलेट होने चाहिए, उसके अलावा और भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिमेट्रिक में हमने क्या समझा कि अगर एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन का पार्ट है तो उसका जो अपोजिट है बी ए वो भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन या इंप्लाइज दैट ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी सी रिलेशन का पार्ट है, तो अगर ए सी भी, यहां पे इंप्लाइज दैट लगा दीजिए, ए सी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव, और अगर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे एक सेट हम ले रहे हैं ए की वैल्यू है 1 2 3, सेम सेट ले रहे हैं ना, और एक रिलेशन है R1 देखिए है 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2, केवल ये लिखा हुआ। अब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए क्या केस है कि ए का रिलेशन बी से हो, इसको आप ऐसे भी लिखते ए रिलेशन बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन टू सी, ये वाला केसेस होना चाहिए। तो आइए देखिए 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का रिलेशन किससे है? 2 का, और 2 का किससे है? 2 से, तो 1 का किससे होना चाहिए? 2 से। चलिए यहां मिल गया। फिर
2 का 2 से, तो इसका डबलेट, डबलेट वाले चीज़ों को देखिए, डबलेट यहाँ पे आप एक नोट करके लिख लीजिए, ट्रांजिटिव में डबलेट पासेस थ्रू ट्रांजिटिव, डबलेट पासेस ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव यानी जितने भी डबलेट हैं वो ट्रांजिटिव की कंडीशन को क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, फॉलो कर जाते हैं। तो डबलेट है तो वो ट्रांजिटिव है, ठीक है, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए। तब इसको 2 3 आइए, इसको ए इसको बी मानिए, 2 का 3 से, 3 का 2 से, ए का बी से, बी जो है यहाँ 3 है, बी का सी से, तो अब 2 का 2 से मिलना चाहिए, तो देखिए 2 का 2 से है। अब यहां पे देख लीजिए 3 का 2 से, 2 का 3 से, तो 3 का 3 से। इस केसेस में देखिए जरा इसको, अगर हम इसको मान ले ए इसको बी, तो 3 2 है, 3 2 बिलोंग टू आर है, फिर 3 का 2 ए बी, बी का सी से, फिर क्या है 3 2 2 3, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, ए बी बी सी। तो अब हमको क्या मिलना चाहिए 3 3, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर हुआ? तो डबलेट होगा तो वो ट्रांजिटिव है, डबलेट तो पास कर गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी सी रिलेशन का पार्ट है, तो ए सी भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अगर ए सी भी रिलेशन का पार्ट हो गया तो हम ऐसे रिलेशन को क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, चलिए इसे इरेज कर देते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इस रिलेटेड। एक एग्जांपल रखते हैं R2 के नाम से। देखिए क्या है, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से ये लिखा है। क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखिए A का B से, ये हो गया A, ये हमारा A है, ये B है, ये B है, ये C है। A का रिलेशन B से 1 2, B का C से, तो A का C से रिलेशन अगर मिल जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन देंगे। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। अगर हम एक और रिलेशन रखें R3, देखिए इसी में हमने कहा कर दिया 1 1 कर दिया, 2 2 कर दिया, और बाकी ये एलिमेंट रख दिया 1 2 2 3 और 1 3। चलिए बताइए क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? कमेंट करिए। जो R2 है क्या ये ट्रांजिटिव है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो चेक करते हैं। देखिए जितने भी डबलेट है 1 1 2 2 वो तो ट्रांजिटिव को, मतलब ट्रांजिटिव को फॉलो कर जा रहे हैं, तो उसको चेक नहीं करते हैं, इससे कोई लेना देना है नहीं। अब आते हैं 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का 3 से, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। 2 का 3 से, 2 का 3 से, 3 का किसी से नहीं मिल रहा, 1 का 3 से, 3 का किसी से नहीं मिल रहा, आगे 1 का 3 से, 3 का किसी से नहीं मिल रहा, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो एक चीज इसमें और नोट करिए कि देखिए 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 3 से, ये कंडीशन फॉलो हो गया तो ये तो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको ए बी ना मान के इसको ए बी माने 2 का 3 से, तो 3 का नेक्स्ट नंबर से नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे ये आपने पहला नोट रख दीजिए कि डबलेट पासेस थ्रू ट्रांजिटिव, दूसरा इसमें लिख लीजिए कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R but BA does not belongs to R, B मतलब BC, AB BC, देखिए AB BC, BC does not belongs to R, it's also transitive, then it's also transitive, it's also transitive। देखिए अगर AB है, ध्यान समझिए, ट्रांजिटिव में बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहता है। अगर ए बी आर रिलेशन का पार्ट है, बी सी भी रिलेशन का पार्ट है, तो तब ए सी अगर रिलेशन का पार्ट है तो वो ट्रांजिटिव है, और ए सी अगर रिलेशन का पार्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए बी रिलेशन का पार्ट है, बी सी आपको ना मिले, बी सी ही नहीं है, बी से गायब है, तो भी वो ट्रांजिटिव है, तो भी वो ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये केसेस भी किसको फॉलो कर रहा है, ट्रांजिटिव को फॉलो कर रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आप इसको समझाते हैं, इसको इरेज कर दे रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। देखिए सेम वही कंडीशन रखते हैं, ए की वैल्यू हम रखते हैं 1 2 3, 1 2 3 पे ही काम करते हैं, और जो रिलेशन है वो R3 मान लेते हैं। ये लिखा है केवल 2 1, ये लिखा है, और पूछ रहा है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। केवल 2 1 है और कुछ है ही नहीं,
समझिएगा, ये क्या है 2 1, और एक है मान लीजिए ठीक है केवल 2 1 है, तो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए ए का बी से, इसको ए इसको बी मानिए, ए बी बिलोंग टू आर है, ए बी बिलोंग टू आर है, क्या बी सी या सी ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? इस रिलेशन में बी सी और सी ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। देखिए ट्रांजिटिव होने के बहुत सारे केस है, ट्रांजिटिव न होने के क्या केसेस है कि अगर ए बी आर का पार्ट हो, बी सी आर का पार्ट हो, ए सी आर का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर ए बी आर का पार्ट है, बी सी आर का पार्ट है, ए सी आर का पार्ट है, तो ट्रांजिटिव है। केवल ए बी आर का पार्ट है, बी सी नहीं है, बी सी बीच से गायब है, ए सी नहीं है, तो इस केसेस में भी उस रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे, ट्रांजिटिव नाम देंगे। इतना क्लियर हुआ? चलिए बाकी एक आध एग्जाम्पल से हम लोग और इसको समझ लेंगे, आपको और बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी। और इस पे जब क्वेश्चंस आप खुद से लगाइए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एक आध दो क्वेश्चन हम लोग भी देखेंगे, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब अगर कोई रिलेशन, ध्यान समझिएगा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज को पास कर गया, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को पास कर गया और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को पास कर गया, यानी वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे एक रिलेशन, एक सेट है A 1 2, क्या है 1 2, तो इससे एक रिलेशन हम बना दे रहे हैं 1 1 2 2, 1 1 2 2। तो अगर हम इसको देखें तो 1 1 2 2 एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है, 1 1 2 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, 1 1 2 2 सिमेट्रिक रिलेशन भी है और 1 1 2 2 ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो हम कह सकते हैं जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। क्या बोल सकते हैं हम कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इसी में हम कुछ और बढ़ा दे, 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 1 2 हो गया और 2 1 हो गया, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए जितने एलिमेंट हैं उतना डबलेट होना जरूरी है, उसके आगे भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 1 2 2 डबलेट है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी के लिए जितने एलिमेंट हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए और वो डबलेट के फॉर्म में होने चाहिए। तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 4 ऑर्डर्ड पेयर है। तो पहली बात तो ये आइडेंटिटी है ही नहीं, आइडेंटिटी नहीं चेक करेंगे, तो आइडेंटिटी नहीं है लेकिन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो डबलेट रिफ्लेक्सिव को भी फॉलो कर जाता है, सिमेट्रिक को भी फॉलो कर जाता है, ट्रांजिटिव को भी फॉलो कर जाता है। तो लेकिन रिफ्लेक्सिव में जितने एलिमेंट है सबका डबलेट होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ऐसा नहीं है, केवल 1 1 रहता तो भी वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाता, 2 2 रहता तो भी वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर जाता। तो 1 1 2 2 तो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गए, ए का बी से, बी का ए से, देखिए ए का बी से, बी का ए से, या अगर इसको ये भी माने 2 का 1 से, 1 का 2 से, इसका मतलब ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। थर्ड आइए ट्रांजिटिव, तो ये तो ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज को तो होल्ड करेगा, ए का बी से, बी का सी से, तो ए का सी से, देखिए 1 1, इधर मानिए 2 का 1 से, 1 का 2 से, तो 2 का 2 से। क्लियर हुआ? देखिए इसके 2 केसेस बन रहे हैं, अगर आप 1 2 2 1 ले रहे हैं तो 1 1 आ रहा है, 2 1 1 2 ले रहे हैं तो 2 2 आ रहा है। अगर हम ए बी, इसको समझिएगा ये बड़ा काम का है, अगर किसी के दिमाग में आ जाए केवल एक ही तरफ से लेने के बाद वो ले ले और सेकेंड वाला केस ना मिले तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 1 का 2 से, 1 2 बिलोंग टू आर है, ठीक, फिर 2 1 बिलोंग टू आर है। ट्रांजिटिव में क्या, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो 1 1 इज ऑल्सो बिलोंग टू कैपिटल आर, हेंस इट्स अ ट्रांजिटिव। 1 1 है। लेकिन अगर उसका उल्टा कर दे, हम पहले 2 1 को ले ले, 2 1 को ले ले, 2 1 बिलोंग टू आर, तो 2 1 फिर क्या आएगा, 1 2 बिलोंग टू आर, तो 2 2 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। अगर यहां पे 2 2 नहीं रहता, समझिएगा यहां पे अगर 2 2 नहीं रहता, केवल 1 1 1 2 2 1 रहता, तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 1 1 है उसका उल्टा 1 1, 1 2 है इसका उल्टा 2 1,
तो सारी प्रॉपर्टीज तो होल्ड कर गया सिमेट्रिक का, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव जरा चेक करिए, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से, A का B से, B का C से, तो A का C से। तो आपको दिख रहा है ये ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। थोड़ा घुमा के देखिए, उल्टा देखिए, इसको पहले देखिए, 2 1 बिलोंग्स टू R, ये A ये B, फिर 1 2 बिलोंग्स टू R, A B B C, तो 2 2 बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए, तब जाके ये ट्रांजिटिव होगा। यहां 1 1 है, 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आई थिंक आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी और इक्विवेलेंस रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशंस को समझेंगे और एक टॉपिक और समझेंगे, वो है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है? इक्विवेलेंस क्लास। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्विवेलेंस क्लास। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास तभी लागू होगा जब रिलेशन कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कोई मतलब नहीं है, इसका कोई टॉपिक नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, तभी हम क्या पढ़ सकते हैं? इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जो है वो रिलेशन का होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। जैसे एक रिलेशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट में हम बांट देंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांट देंगे। उन दोनों पार्ट का यूनियन उस रिलेशन के इक्वल होना चाहिए, और वो दोनों जो पार्ट है A और B अगर हम पार्ट में बांट दें, वो डिसजॉइंट सेट को फॉलो करना चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है? उन दोनों सेट्स में, यानी दोनों पार्ट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, तो चलिए इसे अरेंज करते हैं, एक एग्जांपल रखते हैं, उस एग्जांपल को समझते हैं। वो एग्जांपल आपके पूरे कॉन्सेप्ट को और इक्विवेलेंस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से क्या कर देगा? एक्सप्लेन कर देगा, और उसके हिसाब से चीजें सब आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो चलिए इसे नोट करिए, इसे अरेंज करते हैं। अब हम लगते हैं एक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से इसे पढ़िए, समझिए क्या लिखा है। शो दैट द रिलेशन R, जो R है इन सेट A, यानी इस सेट A से एक रिलेशन बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? R, गिवन बाई R इज इक्वल टू AB सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। रिलेशन किस फॉर्म में होता है? हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है AB, और वो किस तरीके से कनेक्टेड होगा? इस A के कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसको रिलेशन में कैसे लेंगे? कोई ना कोई कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन दिया है कि 2 डिवाइड्स A माइनस B, मतलब ये यही A और यही B है। देखिए, AB का मतलब क्या है? AB ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म है, लेकिन सेट्स में हमने बताया था कि जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात करेगा तो हमेशा केवल एक ही सेट देगा, A और B दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो 2 डिवाइड्स A माइनस B, ये कैसा रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और साथ में आपको क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से, एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आने का मतलब है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। तो हमने पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हुआ? कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज को अगर होल्ड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हम लोग देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की, और थर्डली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर दिया तब हम किसके बारे में बात करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A belongs to A then AA belongs to R, यही होता है। अगर हम A एक एलिमेंट ले रहे हैं जो उस सेट का है, A क्या है? एक एलिमेंट है। किसका है? उस, देखिए स्मॉल a से एलिमेंट को डिनोट करते हैं, कैपिटल A से सेट को। तो A एक एलिमेंट जो उस सेट का पार्ट है, यानी इस सेट में से कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, उसका डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए। क्लियर हुआ? फिर से समझिए, आप उस सेट में से कोई एक एलिमेंट अपने मन से सेलेक्ट कर लीजिए, उन सभी एलिमेंट का डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए, यानी AA बिलोंग्स टू R।
अब जरा ध्यान से समझिए, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, इफ ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस ए, देखिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो जो ए माइनस बी है, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी 2 ए माइनस बी को डिवाइड कर दे रहा है, तो ए माइनस ए डिवाइड्स बाई 2, डिवाइड्स बाई 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ए माइनस ए कितना मिलेगा आपको, ये देगा 0, ए माइनस ए की वैल्यू कितना आएगा 0, 0 डिवाइड्स बाई 2, यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको अगर आप लिखना चाह रहे हो तो ऐसे लिख लो, कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो जाए, उसका मीनिंग कुछ और ना निकलने लगे ना, सब गड़बड़ा जाएगा। ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि ए माइनस ए यानी 2 डिवाइड्स ए माइनस ए, और ए माइनस ए की वैल्यू क्या होगा 0, यानी 2 डिवाइड्स क्या 0, 2 0 को डिवाइड, तो ये सही है भाई। देखिए 0 नंबर, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है, सारे नंबर 0 को डिवाइड करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ए आर को बिलोंग कर गया, इट्स रिफ्लेक्सिव, यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। देखिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाया कि जो भी हम रिलेशन लेंगे वो इस फॉर्म का होगा, a माइनस बी के फॉर्म का होगा। तो a हमने एक एलिमेंट लिया इस सेट का, जो उसका डबलेट उस रिलेशन में होना चाहिए, तो a बिलोंग टू आर मान लेते हैं कि अगर ये डबलेट r में बिलोंग कर रहा है, तो डबलेट मतलब तो वो किस पार्ट का होगा, उसमें से पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या देगा 0, तो 2 डिवाइड्स बाई 0 जो कि सही है, इसका मतलब इट्स रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ ए एंड बी, 2 सेट्स है बिलोंग टू कैपिटल ए, 2 सेट्स हम लेते हैं, 2 एलिमेंट लेंगे ए और बी जो पहले वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, देन या फिर इसके बाद लिखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अब चलो, अब देखते हैं हम लोग, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, देखिए 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखिए ए माइनस बी की वैल्यू मान लीजिए कुछ आएगा और 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि a माइनस बी की वैल्यू 2r के इक्वल है। r क्या यहाँ पे है, p भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, कुछ है, और r बिलोंग्स टू z है, z मतलब इंटीजर, r एक नंबर है। देखिए अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड करे मतलब वो उसका फैक्टर है, जैसे 2 8 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 8 का 2 एक फैक्टर है, बात समझ में आ रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है तो उसका एक क्या है, फैक्टर है। तो अगर वो फैक्टर है तो 2 इंटू आर इज इक्वल टू 8 नहीं लिख सकते हैं, r एक इंटीजर होगा, r की वैल्यू हम कितना रख देंगे 4, तो देखिए 4 2 जा कितना मिल जाएगा आपको 8, तो r की वैल्यू हम कुछ रखेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए बी तो आर को बिलोंग कर गया मान लिए, तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए, इसको हम दिखाएंगे। तो चलिए बी ए आर को बिलोंग कर रहा है या नहीं है, तो अगर बी ए आर को बिलोंग करेगा इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स क्या b माइनस ए, तो b माइनस ए समझिएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है 2r, b माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2r, इसकी वैल्यू क्या मिलेगा माइनस 2r इज ऑल्सो डिवाइड्स बाई 2, टू माइनस 2r 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे अगर 8 2 से डिवाइड है तो माइनस 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 8 बाई 2 करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा माइनस 4 मिल जाएगा। तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी ए माइनस बी की वैल्यू 2r मिला, उल्टा कर दीजिए b माइनस है तो माइनस 2r, अगर 2r 2 से डिवाइड है तो माइनस 2r भी 2 से क्या है डिवाइड है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है सिमेट्रिक है। क्लियर हुआ इतना, एकदम आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझते जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए भी ये पहला ये रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है सिमेट्रिक भी है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है।
तो देखिए ट्रांजिटिव वाले केसेस में इफ ए बी एंड सी तीन एलिमेंट लेंगे बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, यही होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि टू डिवाइड्स ए माइनस बी, और टू डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, टू आर, तो टू डिवाइड्स किसको, टू आर को, टू किसको डिवाइड कर रहा है, टू आर को, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। फिर इसी तरीके से बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब टू डिवाइड्स किसको, बी माइनस सी को, और बी माइनस सी को हम कुछ और मान लेते, क्या मान ले, 2p। चलिए इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर दीजिए, a माइनस बी और b माइनस सी को ऐड कर दीजिए, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2r प्लस 2p, ये मिलेगा। b से b कट गया, क्या मिला, a माइनस सी, और ये क्या मिला, सॉरी 2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो r प्लस p इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, या ये किसको डिवाइड करेगा, 2 का। और a माइनस सी का मतलब क्या हुआ, a माइनस सी का मतलब हुआ कि क्या, AC बिलोंग्स टू r मिल गया, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और क्या है, ट्रांजिटिव भी है। चले अच्छा, AC बिलोंग्स टू r हो गया, तो रिफ्लेक्सिव भी हमको मिल गया, सिमेट्रिक भी हमको मिल गया, और क्या मिल गया हमको, ट्रांजिटिव। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इसको बोल रहा था कि शोध करिए, दिखाइए आप कि ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम लोगों ने दिखा दिया कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इस आपने लिख लिया, इसे इरेज करते हैं, समझिएगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों मिल गया। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है। देखिए सेट क्या था, ए क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब इसको हम दो सबसेट के फॉर्म में बना रहे हैं। इसके क्या निकाल रहे हैं, सबसेट। सबसेट का मतलब समझ रहे हैं, सेट से बना हुआ पार्ट, सबसेट, जो इस कंडीशन को फॉलो करे, 2 डिवाइड्स a माइनस बी को क्या करे, फॉलो करे। तो देखिए a माइनस बी की वैल्यू, मतलब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, उसका डिफरेंस निकालिए, वो 2 से डिवाइड हो। तो जरा देखिए 1 2 लीजिए, डिफरेंस कितना आएगा, 1, डिवाइड नहीं है। 1 3 लीजिए, आ जाएगा। 1 5 लीजिए, आएगा। 1 7 लीजिए, 6 आएगा। 1 9। तो ऑड नंबर एक तरफ कर देते हैं, 1 3 5 7 9, ये हो गया, ये एक सबसेट हो गया पहला वाला। इसको हम मान लेते हैं P, और यहां से हम इसको मान लेते हैं Q। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, 2 4 6 8, ये मिल गया। अब जरा ध्यान समझिए, पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट को ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, इस सेट के क्या है, सबसेट है, इक्विवेलेंस क्लास है। इस सबसेट को हम लोग एक और नाम दे देंगे, क्या, क्लास। ये क्या है, क्लास है, यानी उसके पार्ट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि उसका क्या है, एक पार्ट है, किसके, उस सेट का एक पार्ट है, जो कि क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला पार्ट भी, तो पार्ट का मतलब क्या है, हम इस तरीके से उसको ब्रेक करेंगे कि वो जो हमारा रिलेशन है, इसको क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। हाँ, इसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, इस वाले कंडीशन को वो क्या करता रहे, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तभी तो वो क्लास कहलाएगा। और इक्विवेलेंस का मतलब है वैलेंस क्लास है। बात समझिए, ये इधर वाला भी टर्म्स उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला टर्म्स भी उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 3 5 7 9 2 4 6 8, जरा इसको ध्यान समझिए, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर हम 1 दो एलिमेंट लीजिए, 1 3 बिलोंग टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -2 डिवाइड्स बाई 2, सही है। और 1 5 ले लीजिए, बिलोंग्स टू आर अगर करिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या देगा आपको, -4, ये भी 2 से डिवाइड है। अपने मन से कोई भी नंबर ले, 7 3 ले लीजिए, चलिए 7 3 ले लीजिए,
बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ 7 माइनस 3, तो 7 माइनस 3 हमको क्या देगा, 7 माइनस 3 हमको देगा 4, तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या देगा 4 प्लस 4 देगा, ये भी 2 से डिवाइड है। इधर भी देख लीजिए 2 4 लीजिए, 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या देगा कि 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या देगा -2, जो डिवाइड्स बाई क्या है 2 है। और ले लीजिए 8 4 ले लीजिए, 8 4 कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं ना, कोई भी दो एलिमेंट, 8 4 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये भी 2 से डिवाइड है। क्या इन दोनों में से सेट ए जो P है, हमने P माना और दूसरे को PQ में से कोई एक एलिमेंट लीजिए, P का एक, Q का एक, यहाँ 7 यहाँ 6 7 8, तो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस रिलेशन के, उस सेट्स के जब हम सबसेट बना रहे हैं तो ये भी ध्यान देंगे कि वो जो सबसेट है वो अगर P और Q है तो P यूनियन Q इज इक्वल टू सेट ए। P यूनियन Q यानी पहले वाले सेट और दूसरे वाले सेट का अगर हम यूनियन निकाले तो वो बड़ा वाला जो सेट है जिस सेट से क्वेश्चन लिया गया वो हमारे उसके इक्वल आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिएगा कि P इंटरसेक्शन Q की वैल्यू 5 होना चाहिए, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट ना हो जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। यानी इक्विवेलेंस क्लास में जो क्लास होता है वो सबसेट का फॉर्म होता है। और कैसा सबसेट होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होता है। कैसा सेट होता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट होता है। मतलब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, आपको डिसजॉइंट सेट में बताया गया था कुछ इस टाइप से। अगर हम वेन डायग्राम समझे तो एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये ए है, ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाए 5। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो ये सेट्स कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। अगर ये डिसजॉइंट सेट है, अगर ये डिसजॉइंट सेट है और ये A यूनियन मतलब उनका यूनियन सेट के इक्वल है, यूनिवर्सल को इक्वल है और उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक क्लास कहलाएंगे। और इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि जो, अब देखिए समझिएगा, इसको हटा रहे हैं। इस वाले केसेस में क्या है कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे, इसमें से इस ये सब एक टाइप का क्लास है और ये एक टाइप का क्लास है, समझ रहे हैं। 1 3 5 7 9 एक टाइप का क्लास है और 2 4 6 8 एक टाइप का क्लास है। तो अगर हम इसके क्लास के एलिमेंट की बात करेंगे तो डिनोट करेंगे बिग ब्रैकेट से। कैसे डिनोट करेंगे, बिग ब्रैकेट में 1 लिख दिए। जनरली सबसे पहले वाले एलिमेंट से दिखाया जाता है, लेकिन किसी भी एलिमेंट से। ये 1 का मतलब क्या है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है कि 1 किस सेट का पार्ट है, किस सबसेट का पार्ट है, तो 1 किसका है, इन सब का है। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा, 1 3 5 7 और 9। इसी तरह 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास मिलेगा 2 4 6 8 ये मिलेगा। क्योंकि 2 आप हटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब वही है कि एक्चुअली इस साइड का जो क्लास है वो 1 का क्लास है, इस साइड का क्लास जो वो 2 का क्लास है। कोई ये बोले सर क्यों हम 1 में ही दिखाए, क्यों ना हम 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास आपका वही होगा जो 1 का इक्विवेलेंस क्लास है। तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा, 1 3 5 7 9 इन सब का इक्विवेलेंस क्लास 1 है। 2 4 6 8 इन सब का इक्विवेलेंस क्लास 1 है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या हुआ, जो सेट था उसका हमने क्या निकाला, सबसेट। और सबसेट वाले केसेस में हमने ये ध्यान दिया कि वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि वो रिलेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एक चीज और भी ध्यान देंगे, उनका यूनियन सेट्स की इक्वल और इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या हो 5, यानी जो सेट्स होने चाहिए वो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए। और तो और अगर हम किसी नंबर का क्लास निकाल रहे हैं तो जनरली उसको सबसे पहले वाले एलिमेंट से दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहले वाले एलिमेंट से ही दिखाए। जैसे हमसे अगर पूछे 9 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 9 का इक्विवेलेंस क्लास वही है जो 7 का है, वही है जो 5 का, 3 का और 1 का है। तो क्या है 1 3 5 7 9। और 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 4 6 8। 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 4। यानी इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या, मतलब जैसे आप समझिए 2 लोग हैं, एक घर में कोई रहता है, दूसरे घर में, तो इस घर में उसकी फैमिली है, किसी मतलब एक घर में किसी एक की फैमिली है, दूसरे घर में किसी दूसरे की फैमिली है। तो अगर किसी से पूछा ये तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बोलेगा नहीं मेरी फैमिली ये वाली है। और उससे पूछा जाएगा तो बोलेगा नहीं उसकी फैमिली दूसरी वाली है। क्लियर हुआ। तो अब
इस वाले केसेस में, जैसे ये वाला केसेस है 1, तो 1 के इक्विवेलेंस क्लास में 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 9 भी आएगा, और 2 के इक्विवेलेंस क्लास में 2 भी आएगा, 4 भी, 6 भी, 8 भी। तो चाहे आप 2 का इक्विवेलेंस क्लास बोलिए, चाहे 4 का, चाहे 6 का, चाहे 8 का, बात एक ही है। चाहे 1 का इक्विवेलेंस क्लास बोलिए, 3 का बोलिए, 5 का बोलिए, 7 का बोलिए, 9 का बोलिए, बात एक ही है। और उसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में 1 का इक्विवेलेंस क्लास दे दे और उसी में 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो कहीं 7 का भी इक्विवेलेंस क्लास दे दे, तो बात अलग नहीं है, बात एक ही है कि वो एक ग्रुप के लोग हैं। ये एक ग्रुप के लोग हैं, ये दूसरे ग्रुप के लोग हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि ये फैमिली धीरे धीरे क्या हो, एक्सपांड हो, बड़ी हो। और जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इंफ्रा हम यूज कर सकते हैं, चीजें यूज कर सकते हैं। मेरा मोटिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो उससे क्या होगा, वीडियो लेक्चर अच्छा और कंटेंट तगड़ा, बाकी चीजें भी अच्छी बन सकती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 12th का जो रिलेशन चैप्टर था उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रिलेशन का एक और वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें टोटल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन अगर देखेंगे ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो थर्ड वीडियो लेक्चर तैयार करेंगे जिसमें बोर्ड का क्वेश्चन होगा, जिससे सॉल्व किया जाएगा। अदरवाइज ज्यादा वीडियो लेक्चर लंबा नहीं होगा, तो सेकंड वीडियो लेक्चर में ही हम टोटल एनसीईआरटी और बोर्ड के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।